श्यानता को इंग्लिश में कहते हैं विस्कोसिटी। श्यानता द्रवों का वह गुण होता है जिसके कारण प्रत्येक द्रव अपनी विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है। अब इसकी निर्भरता क्या क्या होती है। सबसे पहला है तरल की प्रकृति। तरल मतलब कोई भी लिक्विड जो है उसकी प्रकृति क्या होगी। तो किसी तरल की श्यानता उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। गाढ़े द्रव की श्यानता अधिक और पतले द्रव की श्यानता कम होती है। अब तुम लोग श्यानता को समझ लो कि मतलब कुछ जो पदार्थ है, कोई भी तरल है, वो कितना गाढ़ा है, तो बस उसी को हम यहाँ पर श्यानता कह रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन कैसी होती है, अगर पानी और ग्लिसरीन देखा जाए तो दोनों में से गाढ़ा कौन होगा, ग्लिसरीन गाढ़ी होगी, तो इसको हम कहेंगे कि इसकी श्यानता अधिक है और पानी की इसकी तुलना में तो कम ही होगी। अब जैसे हम शहद ले लें तो शहद की क्या होगी, शहद की तो ग्लिसरीन से भी ज्यादा होगी। तो आखिर है क्या, दोनों में अंतर क्या है, तो ये ज्यादा गाढ़ा है तो इसको हम कहेंगे ज्यादा श्यानता है इसमें। तो इसकी विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक वेग जो है वो अलग अलग होगा। अब जैसे यहाँ पर ये हमने अलग अलग टाइप के तरल ले लिए, जैसे कि यहाँ पर शहद डाल ली हमने, यहाँ पर ग्लिसरीन डाल ली, यहाँ पर कोई और पदार्थ डाल लिया, पानी डाल लिया। और सबसे ऊपर अब देखो, जैसे पानी लिया हमने, हमने पानी और तेल, तो फिर दोनों में क्या होगा, जैसे एक गिलास में हमने लिया पानी, ठीक है, अब इसमें हमने 2 चम्मच तेल डाल दिया, तो क्या होगा, क्या उसमें घुल जाएगा, नहीं घुलेगा, वो क्या होगा, उसके ऊपर आ जाएगा, पानी के ऊपर। तो ऐसा हुआ क्यों, वो उसमें घुला क्यों नहीं, क्योंकि दोनों की श्यानता अलग अलग है। तो तेल की श्यानता उससे भी कम है, इसलिए वो पानी के ऊपर आ गया। तो पहला तो यही हो गया कि उसकी श्यानता किस किस पर निर्भर करती है कि वो तरल कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है। सेकंड, तरल के दाब पर, कि उस पर कितना दाब पड़ रहा है। तो द्रवों की श्यानता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है, अगर हम दाब बढ़ाएंगे उस पर तो उसकी श्यानता और ज्यादा बढ़ जाएगी, वो जो पदार्थ है और ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो ये दाब पर हो गया। और क्या हो सकता है, ताप पर। ताप, जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे द्रव के अणु गतिशील हो जाते हैं, तो ये ताप पर भी निर्भर करता है। फिर है श्यान बल और घर्षण बल में अंतर क्या है। तो श्यान बल क्या है, यह तरल के दो परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है। और घर्षण बल क्या है, तो घर्षण यह ठोस वस्तुओं के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध करता है। अब श्यानता तो हमने देख ली, श्यान बल क्या होगा। अब मान लो कि वो जो हमने ग्लिसरीन ली है, अब यहाँ यहाँ एक हम ऐसा मान लेते हैं, ये ऐसी कोई तिरछी सी प्लेट टाइप का कुछ है, यहाँ से हमने ग्लिसरीन को डाल दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, ग्लिसरीन धीमे धीमे कर करके नीचे साइड खिसक के आएगी, लेकिन उसकी जो स्पीड होगी, अब मानो कि हमने ग्लिसरीन डाली और एक साइड हमने पानी डाल दिया, तो दोनों में से सबसे पहले कौन नीचे आएगा, पानी नीचे आ रहा है, ग्लिसरीन नीचे धीमे धीमे आ रही है। तो आखिर हो क्या रहा है, तो उसकी परतों के बीच में जो है एक बल लग रहा है, जैसे घर्षण बल लगता है जमीन पर और हमारे बीच, जैसे कोई भी चीज गाड़ी चल रही है दोनों के बीच में घर्षण बल लगता है, ऐसे यहाँ पर एक बल लगेगा। जब हम द्रव डालते हैं, जब द्रव चलता है ना, तो एक बल लगेगा और वो बल हो जाएगा हमारा श्यान बल। ठीक है, तो ये हो गया श्यान बल। सेकंड पॉइंट क्या होगा कि यह आणविक आकर्षण के कारण उत्पन्न होता है। आणविक मतलब अणुओं के बीच में जो आकर्षण है उसके कारण उत्पन्न हो रहा है, और ये भी आणविक आकर्षण के कारण उत्पन्न होता है। तीसरा, यह एक ही द्रव के दो परतों के बीच लगता है। एक ही द्रव लिया, उसकी अलग अलग परतों के बारे में बात हो रही कि उन दोनों के बीच में लगेगा, और यह दो ठोसों के संपर्क तलों के बीच में लगेगा। यह वेग प्रवणता पर निर्भर करता है, यह ठोसों के आपेक्षिक वेग पर निर्भर नहीं करता। इसको मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका आपेक्षिक वेग क्या है। फिर है श्यान बल, द्रव की परतों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है कि उसका क्षेत्रफल कैसा है, वो जो पदार्थ है वो कितने एरिया में फैला हुआ है। और घर्षण बल ठोसों के संपर्क तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, इससे घर्षण बल से कोई मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता कि कितना एरिया घेर रहा है वो। तो ये हो गया इनके एग्जाम्पल। फिर है स्टोक का नियम।
ये बहुत ही आईएमपी है। और जो श्यानता की डेफिनेशन है वो भी आईएमपी है। तो स्टोक का नियम क्या होता है? तो जब कोई वस्तु तरल में गति करती है तो तरल के अंदर विपरीत दिशा में श्यान बल कार्य करता है, जो कि वस्तु की गति का विरोध करता है। ठीक है, अब तरल है, तरल चल रहा है, तो उसमें क्या है, अब मान लो ये पानी है, ठीक है, ये जब चल रहा है आगे की ओर बढ़ रहा है तो इसके बीच में परतों में एक बल लगेगा, और वो है हमारा श्यान बल, तो जो कि वस्तु की गति का क्या करता है, विरोध करता है। इसका अध्ययन कर स्टोक ने एक नियम दिया। स्टोक ने इसी को पढ़ा और उन्होंने कहा नियम में कि जब r त्रिज्या वाली कोई छोटी गोलाकार वस्तु n श्यानता गुणांक वाले द्रव में नियत वेग v से गति करती है तो उस पर गति के विपरीत दिशा में एक श्यान बल कार्य करता है, जिसका परिणाम निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। उसका इक्वेशन ने दिया F बराबर 6 पाई ईटा आर भी। ये जो n है ये n नहीं पढ़ा जाएगा, n तो सिंपल ऐसा हो जाता है, ये ऐसा बनाते हैं तो इसको कहते हैं ईटा, ईटा, ठीक है, आर भी। तो ये होता है स्टोक का नियम। ठीक है, यहाँ n नहीं बना, ये जो बना है ये ईटा है। ये उन्होंने ये कहा था कि जैसे मान लो यहाँ पर ये कोई बूंद है, कुछ भी है, और ये अब किसी और उसमें चल रही है तरल में, तो फिर इस पर वेग लगेगा। अगर ये भी इसका वेग है, ये इसकी आर त्रिज्या है, और यहाँ पर उस पर फोर्स लगेगा। तो ये स्टोक ने बताया था। अब स्टोक के नियम की शर्तें क्या क्या होती हैं? पहला है तरल समांगी तथा श्यान हो। पहला ये है कि मतलब जो हमारा तरल है वो कैसा हो, समांगी हो, मतलब समान उसी एक ही पदार्थ का हो, ऐसा मिक्सचर ना हो कि उसमें कुछ और डाला हो, ऐसा ना हो। और श्यान हो, वो गाढ़ा हो। सेकंड, गोलाकार वस्तु का आकार अत्यंत सूक्ष्म, मतलब जो वस्तु है वो बहुत ज्यादा छोटी होनी चाहिए। अगर वस्तु बड़ी होगी तो उसमें तो ग्रेविटी लगने लगेगी, हमारा गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करने लगेगा, इसलिए वो इतनी कम होनी चाहिए कि मतलब दूसरे हम जितने भी बल लगा रहे हैं वो उनको हम नेग्लेक्ट कर सके, उनको हटा सके। तीसरा, वस्तु दृढ़ तथा उसका पृष्ठ चिकना होना चाहिए। दृढ़ मतलब कि वो कठोर होनी चाहिए, लेकिन जो उसका सरफेस है, जो उसका ऊपरी पृष्ठ है, ऊपरी भाग है, वो चिकना होना चाहिए। फिर वस्तु जो है, वस्तु का वेग तरल के क्रांतिक वेग से कम होना चाहिए, मतलब जो वस्तु जितनी स्पीड से जा रही होगी वो इस जो ये पदार्थ है इसके वेग से कम होना चाहिए। फिर तरल का विस्तार अनंत हो, मतलब हम उसको इतना मान सके कि तरल बहुत ज्यादा लंबे दूरी तक फैला हुआ है। ऐसा ना हो कि तरल इतना ही सा है और वस्तु हमारी इतनी बड़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तरल बहुत ज्यादा होना चाहिए और जो हमने छोटी सी वस्तु ली वो बहुत ज्यादा छोटी होनी चाहिए। तो ये है इनकी नियम की शर्तें। अब है श्यान बल F। द्रव के श्यानता गुणांक ईटा, वस्तु की त्रिज्या r, वस्तु के वेग v पर निर्भर करता है। अभी हमने देखा F बराबर क्या होता है, 6 पाई ईटा आर भी। तो हमें निकालना है विमीय सूत्र से कि ये फॉर्मूला निकालना है, ये वाला। और जो हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कैसे निकालते थे, फॉर्मूला लगा के विमीय सूत्र, तो बस वही प्रोसेस यहाँ भी करनी है। अब हमने सबसे पहले कहा कि F समानुपाती है। अभी हमें पावर नहीं पता कि इनके ऊपर पावर क्या क्या रहेगी। देखो 6 पाई तो जो है ये कांस्टेंट है, तो इसको तो हटा लेंगे, बचेगा अकेला ईटा आर भी। तो इस पे एक पे चढ़ाएंगे ए की पावर, बी की पावर और सी की पावर। अब ये समानुपाती कांस्टेंट जो है, ये नियतांक जो है हट जाएगा, तो यहाँ पर कांस्टेंट हम मान लेते हैं कि आ गया। अब प्रत्येक का विमीय सूत्र, ईटा के लिए ईटा का विमीय सूत्र हो जाएगा m l-1 t-1 r, क्योंकि ये लंबाई है तो इसका हो जाएगा l, भी वेग है तो इसका हो जाएगा l-t-1, f बल है तो f बल का क्या होता है m l-t-2। इतना हो गया। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले बल रख दिया, यहाँ ये है बल, बल बराबर, अब यहाँ पर हमने रखा ईटा आर भी, तो ये ईटा हो गया, ये आर हो गया, ये भी हो गया, और इन सब पे पावर चढ़ा दी ए बी सी की, ये ए बी सी की पावर चढ़ गई।
तो ये F बराबर, अब ये जो A की पावर है इसका इस पूरे में गुणा हो जाएगा, B का इसमें हो जाएगा और C का इसमें हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा m टू द पावर A, और यहाँ L के ऊपर -1 की पावर है तो ये -A की पावर हो जाएगी, यहाँ माइनस T टू द पावर -A हो जाएगी। यहाँ L के ऊपर पावर B की, और यहाँ पर L के ऊपर पावर C और T के ऊपर -C की पावर। अब हम क्या करेंगे, MM LL और TT वाले एक साइड लिख लेंगे। तो ये तो लिखे ही हैं, यहाँ पर M यहाँ तो है नहीं कहीं, तो एक ही M आएगा। अब L में देखो एक ये है 2 3, तो इन सब की पावर जोड़ेगी तो L के ऊपर हो जाएगी -A प्लस B प्लस C की पावर, T के ऊपर -A की पावर और C की पावर आ जाएगी। अब हमें दोनों की पावर को तुलना करनी है। तो यहाँ से देखा जाए तो M के ऊपर कुछ ही पावर नहीं है, 1 है, यहाँ पर A है तो A बराबर 1, इक्वेशन हो गया सेकंड। फिर यहाँ पर L के ऊपर कितनी की पावर है, 1 की, तो 1 ले लिया, और इस साइड है -A प्लस B प्लस C, तो ये ले लिया। इस साइड T की पावर रख ली, तो हमारे पास ये 3 इक्वेशन ही आ गई। अब A का मान समीकरण 4 में रख दिया, ये है, यहाँ से A की वैल्यू निकाली। अब क्योंकि यहाँ देखो 3 चीजें अननोन है, हमें पता नहीं है, यहाँ पर 2 हैं, अगर हम A की वैल्यू यहाँ रख दें तो वहां से C की वैल्यू निकल आएगी। तो A की वैल्यू तो 1 है ही, A की वैल्यू को हमने फोर्थ वाले इक्वेशन में रख दिया तो C की वैल्यू आ गई, C की वैल्यू भी 1 आ गई। अब A और C की वैल्यू उठा के तीसरे वाले इक्वेशन में रख दो तो B की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हमारे पास B की वैल्यू भी आ गई। अब ABC तीनों की वैल्यू आ गई, तो सीधा उठा के जो फर्स्ट फॉर्मूला था F बराबर K ईटा टू द पावर A R टू द पावर B और V टू द पावर C, तो उसमें ABC की वैल्यू रख देंगे, रख दिया। फिर हमने कहा ये जो K है इसकी वैल्यू है 6 पाई, तो बस F बराबर आ गया 6 पाई ईटा R भी। फिर है सीमांत वेग क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी शांत द्रव में गिरती है, मतलब किसी गाढ़े से द्रव में पदार्थ में गिरती है, तो उसके द्वारा प्राप्त अधिकतम नियत वेग को उस वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं। ठीक है, इसका व्यंजक निकाल लेते हैं, ऐसा समझ लो। ठीक है, ये हमारे पास कुछ ग्लिसरीन भरी हुई है, ठीक है, यहाँ हमने एक कोई बॉल ले ली, लोहे की बॉल ले ली, ठीक है, जो बाहर से चिकनी है, एक बॉल ले ली और उसको हमने इस पानी में, इस ग्लिसरीन वाले पानी में डाल दिया। तो अब उसकी कितनी स्पीड होगी जब वो नीचे जाएगी, तो यही है सीमांत वेग, अधिकतम नियत वेग उसका क्या होगा। तो इसका व्यंजक निकालते हैं। अब मान लिया कि वो r त्रिज्या का एक गोलाकार वस्तु है जिसका घनत्व है d, ठीक है, ईटा जो है श्यानता गुणांक है वाले तरल में, श्यानता गुणांक वाले तरल में, जिसका गुरुत्व के अधीन, ये जो है सिग्मा बना है, जिसका गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिर रही है, तब वस्तु पर 3 बल कार्य करते हैं। पहला, वस्तु का भार, पहला तो यही कार्य करेगा कि पृथ्वी उसको नीचे खींच रही है, उसके भार है, तो भार क्या होता है, W बराबर mg, तो यहाँ पर यही लिखा है उसका भार mg, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, W बराबर mg। यहाँ पर आयतन गुणित घनत्व हमने निकाला था, द्रव्यमान, जो घनत्व था, घनत्व का फॉर्मूला क्या था, द्रव्यमान बटे आयतन। अब यहाँ पर भार क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, तो द्रव्यमान की यहाँ से वैल्यू निकालो, तो ये यहाँ आयतन इधर चला जाएगा, तो घनत्व गुणित आयतन हो जाएगा द्रव्यमान, तो यहाँ ये द्रव्यमान की जगह ही हमने लिख दिया है आयतन गुणित घनत्व। फिर और ये जी है जो है गुरुत्वीय बल, तो ये रख दिया। अब आयतन क्या है, अब एक कोई गोला है ये, ठीक है, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है आयतन, तो हमने यहाँ पर ये रख दिया। और यहाँ पर घनत्व जो है डी है, तो डी रख दिया, और गुरुत्वीय त्वरण या फिर गुरुत्वीय बल इसको कहेंगे जी, तो ये रख दिया। गोले का इतनी होता है। अब सेकंड कौन सा बल लग रहा होगा, तो वस्तु पर जल द्वारा लगने वाले उत्प्लावन बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा,
तो उत्प्लावन बल हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। और जहाँ डी लग रहा था तो डी क्या था, उस वस्तु का घनत्व, तो यहाँ भी उसका क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू जी हो जाएगा। यहाँ हमने अब घनत्व कौन सा ले लिया है, ये सिग्मा जो है इस पानी का घनत्व हो जाएगा, मतलब यह जो पदार्थ है उसका घनत्व हो जाएगा, तो वो सिग्मा लग रहा है। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा श्यान बल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। अब श्यान बल भी तो लगेगा, अभी जो हमने फॉर्मूला देखा था, तो यह बराबर 6 पाई ईटा आर भी। तो तीन चीजें लग गई, ठीक है। पहला तो जो ऊपर से आ रही है स्पीड से, तो उसके हिसाब से कितना उसमें होगा बॉल में भार, तो भार के लिए हमने फॉर्मूला लगा लिया। फिर कहा कि उत्प्लावन बल कितना लग रहा है, जो कि नीचे से लग रहा है, तो ये इतना लग रहा है। अब श्यान बल कितना लग रहा है, जो कि पदार्थ लगा रहा है, तो वो F बराबर इतना हो गया, 3 बल हो गए। अब जब वस्तु सीमांत वेग से गति करती है तो उस पर नेट बल 0 होता है। तो अब 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर रख देंगे, वस्तु का भार जो भी हमने एक फॉर्मूला निकाला था शुरुआत में, और बराबर में आ जाएगा पदार्थ, जो पदार्थ भरा है तरल। अब ले दे के वस्तु के पास तो वस्तु का भार ही है, बाकी पूरे बल तो पदार्थ लगा रहा है, श्यान बल भी लगा रहा है, उत्प्लावन बल भी लगा रहा है, तो दोनों को जोड़ दो और दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए, किसके, वस्तु के भार के। तो वस्तु के भार का फॉर्मूला रखेंगे, श्यान बल रख देंगे प्लस उत्प्लावन बल रख देंगे। अब क्या करेंगे, देखो ये और ये तो दोनों एक से दिख रहे हैं, इसको इस साइड ले आएंगे। अब इस साइड लाएंगे तो कॉमन क्या क्या आ जाएगा, इसमें भी 4/3 पाई आर क्यू है, इसमें भी 4/3 पाई आर क्यू है, और जी भी है यहाँ पर, तो ये सब कॉमन ले लेंगे। बचेगा क्या, डी, और ये साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस सिग्मा। ये जो है सिग्मा बना है ऐसा, तो कहते हैं सिग्मा। अब क्या करेंगे, अब ये जो 6 पाई आर भी जो है, ईटा को इसी साइड रहने देंगे, 6 पाई आर भी इसको इसके नीचे ले आएंगे, ट्रांसफर कर लेंगे इस साइड। ठीक है, हमें ईटा की वैल्यू निकालनी है, ये जो ईटा बना है ये निकालना है, तो 6 पाई को यहाँ नीचे ले आए आर भी को। अब क्या होगा, अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये जो है 2 दूनी 4, 2 तीन 6, तो 2/3, और एक आर से आर भी कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर जी डी माइनस सिग्मा बटे में भी, तो ये सब आ जाएगी पूरी ईटा की वैल्यू। तो ये हमारा आ गया सीमांत वेग, मतलब सीमांत घर्षण, सीमांत वेग। फिर उसके बाद है धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है। तो जब कोई तरल पदार्थ इस प्रकार प्रवाहित होता है कि किसी निश्चित बिंदु से गुजरने वाले प्रत्येक तरल कण उस मार्ग का अनुसरण करते हैं जिसका अनुसरण उस बिंदु से गुजरने वाले पूर्ववर्ती कणों ने किया था, तो तरल के इस प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। देखो जैसे मानो पानी है, ठीक है, हमने एक गिलास में पानी लिया, अब हमने उस गिलास को तिरछा कर दिया, ठीक है, तो पानी गिर गया। अब जब पानी, तुम लोगों ने देखा होगा, जब वो पानी यहाँ से वहां चलता है तो क्या होता है कि एक, मान लो एक पानी की एक लाइन बना दी, ठीक है, उधर से वो पहले पानी गया होगा। अब अगर हमने वहां से और पानी डाला तो वो उसी लाइन में ही जाएगा फॉलो करते हुए। ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ से थोड़ी थोड़ी लाइन बनी है तो वो इस लाइन को फॉलो ना करते हुए कहीं और से चला जाए। ऐसा हम लोग करते हैं ना कि ऐसे हाथ से ऐसी लाइन बना देते हैं पानी की, फिर उसमें जब अपन पानी डालते हैं तो वो उसी लाइन को फॉलो करते हुए आगे जाता है। तो यहाँ यही वही बात को बोली गई है धारा रेखीय प्रवाह, कि जिस मार्ग से वो पहले गुजरता है, पूर्ववर्ती मार्ग से, पूर्ववर्ती कण जहाँ से गुजरते हैं उसी के बाद दूसरे कण भी वहीं से गुजरते हैं। तो बस यही है इसमें धारा रेखीय प्रवाह।